नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में पेपर है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। उसी के बारे में ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको एक सोशल मूवमेंट यानी कि किसान आंदोलन, सोशल मूवमेंट में आपको कई सारे पढ़ने पड़ेंगे। दलित का पढ़ना पड़ेगा, आपको आदिवासी पढ़ना पड़ेगा, आपको महिला आंदोलन पढ़ना पड़ेगा। मैंने सभी की वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। ये वीडियो किसान आंदोलन के ऊपर है। जब मैंने किसान आंदोलन पे वीडियो ये आप बनाई है तो इसके अंदर मैंने दो प्रकार के पॉइंट को लिया है। मतलब दो आपको इसमें आपको चैप्टर्स आप कह सकते हैं पढ़ना पड़ता है किसान आंदोलन में। एक तो है किसान आंदोलन का इतिहास, यानी कि किसान आंदोलन किस किस तरह से आगे बढ़ा, अंग्रेज़ों के ज़माने में कैसा था, भारत को जब आज़ादी मिल गई तब कैसे किसान आंदोलन चलने लगे, जब हम आगे बढ़ रहे थे, जब हमारे यहाँ वैश्वीकरण आया तब किसान आंदोलन कैसे थे, आज किसान आंदोलन की क्या प्रकृति है। तो यानी कि अलग अलग समय पे किसान आंदोलन की मांग भी अलग अलग थी, तो उसके बारे में चर्चा करनी है। और एक आपको जो टॉपिक पढ़ना होता है किसान आंदोलन से रिलेटेड कि भूमंडलीकरण के दौर में, यानी कि वैश्वीकरण के दौर में 1990 के बाद का जो दौर है, उस दौर में किसान आंदोलन के मांगों में, किसान आंदोलन की प्रकृति में क्या बदलाव आया है, यानी आज के समय में किसानों की क्या मांगे हैं, ये आपको पढ़ना होता है। तो ये जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है इसमें सब आ जाता है, सब मैंने इसमें जमा किया हुआ है। तो किसान आंदोलन का क्या इतिहास रहा है ब्रिटिश राज के दौरान, ये मैं बताऊंगा। देखिए नीचे मैंने लिख रखा है कलर्स में, जो मैंने लिखा हुआ है कि चार तरह की चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। चार प्रकार से, चार तरह से मैंने इसको बांट दिया है। पहला कि पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा रुककर ब्रिटिश राज के दौरान जो अलग अलग किसान आंदोलन चले हैं उसकी प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि ब्रिटिश जब राज था हमारे यहाँ, जब अंग्रेजों का राज था, तब किसान आंदोलन किस तरह से मुखर हुआ। फिर दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा, ये सब इसी में है, पार्ट टू पार्ट थ्री की बात नहीं करना, मैं इसी पेपर को मैंने बांटा है, इसी के अंदर आप देखेंगे इसी वीडियो में। फिर मैं दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि भारत को जब आज़ादी मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, तो 1990 तक, भारत को आज़ादी मिलने से 1990 तक क्या क्या बदलाव आए हैं, ये बताऊंगा। फिर वैश्वीकरण के बाद, यानी 1990 के बाद का दौर वैश्वीकरण का दौर है, उसके बाद किसान आंदोलन की प्रकृति में क्या बदलाव आए, क्या मांगे थी उनकी, सरकार ने क्या नीतियां बनाई उसके एवज में, ये बताऊंगा। और चौथी चीज़ मैं इसमें आपको बताऊंगा, जो नए बिल आए हैं, जो सरकार लेकर आई है 2020 में, जो सरकार ने नई किसान बिल लेकर आई, वो क्या किसानों की समस्याओं को सुलझा रहा है या उनकी समस्याओं को बढ़ा रहा है, किसान आंदोलन कर क्यों रहे हैं, उस बिल में क्या क्या लिखा है, ये सब इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। चलिए इसको हम सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि क्या स्थिति है कृषि की, क्या क्या योगदान है कृषि का हमारी अर्थव्यवस्था में। तो देखिए, रोजगार के हिसाब से अगर आप देखेंगे, उत्पादन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो कृषि जो है वो भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें लगे हुए हैं। तो आप देखेंगे ना कि क्या लिख रखा है मैंने। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे कृषि क्षेत्र देश में लगभग 43.8% कर्मचारियों को रोजगार देता है। अच्छा, यहाँ कर्मचारी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर आप लिख सकते थे कि कार्यबल जो है हमारा, जितने लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 100 में से 43 लोग ऐसे होंगे, 43% लोग ऐसे होंगे जो कृषि में काम कर रहे हैं। तो कर्मचारियों की जगह यहाँ पे आपको कार्यबल लिखना होगा, रोजगार देता है। और अगर आप जीडीपी के हिसाब से देखेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद में इसका कितना योगदान है, तब आपको पता चलेगा कि सकल घरेलू उत्पाद में केवल और केवल 15% ही योगदान दे पाती है हमारा कृषि क्षेत्र। तो आप समझ सकते हैं कि रोजगार देने के मुकाबले में वो शायद सबसे आगे है। लगभग 45% लोग कृषि में लगे हुए हैं, लेकिन जब आप जीडीपी के अंदर बात करते हैं तो वो केवल 15% का योगदान दे पाता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ज़्यादातर लोग कृषि में लगे हुए हैं, लेकिन पैसा वहाँ नहीं बन रहा है, पैसा कहीं और बन रहा है, यानी कि सर्विस सेक्टर में बन रहा है। तो ये एक समस्या है। ये समस्या शुरुआत से ही आपको लगभग नज़र आएगी। अब ये समस्या और ज़्यादा बढ़ चुकी है। खैर, हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि ब्रिटिश राज के दौरान क्या मांगे थीं या कि किस तरह के किसान आंदोलन चले अंग्रेजों के द्वारा, देखते हैं। तो देखिए, पहला मैंने क्या बोला, स्वतंत्रता के पूर्व किसान आंदोलन का इतिहास और संक्षिप्त विवरण। तो देख लीजिए जरा, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान
के उदय के कारण भू स्वराज व्यवस्था और उपनिवेशवादी प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था थी। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो कृषि आंदोलन हमारे सामने उठकर आए, भारत में जो किसान आंदोलन हुए, उसका कारण ये था कि अंग्रेजों ने जो भू राजस्व प्रणाली बनाई थी, जो लगान की व्यवस्था बनाई थी, जो टैक्स लेने का सिस्टम बनाया था, वो इस प्रकार का था कि किसानों को बहुत तकलीफ हुई और वो आंदोलन पे शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ऊंची ऊंची दरें थी लगान की, अवैध कर लिया जाता था, भेदभावपूर्ण बेदखली की जाती थी, मतलब आप ही की ज़मीन से आपको बेदखल कर दिया जाएगा। और ज़मींदारों को जो ज़मीनें सौंपी गई, उन्होंने बिना किसी योगदान के उन्हें पूरा ज़मीन मिल गया, वो मालिक बन गए ज़मीन के, और जो किसान लोग थे वो अपनी ही ज़मीन पे मजदूर बन गए। तो इस सारी समस्याओं को चलते किसान जो था हमारा वो आंदोलन पे उतर आया। रैयतवाड़ी सिस्टम में सरकार ने क्या किया, लगभग 50% टैक्स लेती थी। तो इन सब कठिनाइयों के दबे जो किसान है वो अपनी जीविका नहीं चला पा रहा था, क्योंकि खेती में इतना उत्पादन था नहीं कि वो अपना सारा कारभार संभाल ले। तो उसे क्या करना पड़ा, महाजनों से ऋण लेना पड़ा, सूदखोरों से ब्याज पे उधार पैसा लेना पड़ा। अब वो क्योंकि उत्पादन तो हो नहीं रहा है, तो वापस भी वो कैसे करेंगे उस पैसे को, तो उस पैसे को वापस करने के लिए वो कहीं और से फिर ऋण लेने लगे। तो इस प्रकार से वो क्या हो गए, ऋण चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़ा, उधार चुकाने के लिए भी उधार लेना पड़ा। तो इस चक्कर में वो ऋण के जाल में फंस गए। तो वो डेट जिसे कहते हैं, डेट ट्रैप कहते हैं। तो आप कहोगे कि ऋण ग्रस्ता में वो लोग फंस गए। अनेक अवसरों पे ऐसा हुआ कि किसान अपनी ही भूमि, अपनी ही पशु को गिरवी रख लेते थे। कभी कभी सूदखोर या जो किसान महाजन थे वो उनकी संपत्ति को जब्त कर लेते थे, जो भी उन्होंने गिरवी रखा होगा। इस कारण हमारा किसान जो है दिन प्रतिदिन निर्धन होता रहा और मजदूरी की तरह एकदम जीवन जीने लगा। बहुत सारे किसानों ने कृषि कार्य छोड़ दिया। कृषि भूमि जब रिक्त पड़ने लगी तो जब किसान किसानी छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है उत्पादन भी कम पड़ेगा। अकाल का भी समय आया। तो इन सारी समस्याओं के चलते जो उपनिवेश ताकत के खिलाफ हमारे यहाँ पे फिर विरोध प्रदर्शन आंदोलन धीरे धीरे शुरू हुआ। तो ऐसा ही आंदोलन देखा जाता है नील आंदोलन के रूप में। अब नील आंदोलन को समझना जरूरी है। नील आंदोलन आप कह सकते हैं कि यहाँ से शुरुआत हुई संगठित विरोध प्रदर्शन की। तो नील आंदोलन क्या था, दरअसल किसान, बंगाल के जो किसान थे, या बिहार का जो क्षेत्र है, तो वहाँ हुआ क्या कि खेती के जो जो चावल के खेत थे, वहाँ पर चावल उगाने की जगह यूरोपीय नील बागान मालिकों ने कहा उन किसानों को कि देखो एक काम करो, चावल मत उगाओ, आप जो है हमारे लिए नील उगाइए, हम आपको पैसा देंगे। तो ददनी प्रथा के अंतर्गत उनको क्या हुआ कि कुछ रकम पहली, जैसे आज कॉन्ट्रेक्चुअल होता है ना, जैसे सरकार ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही उन्होंने क्या किया, कुछ पैसे पहले दे दिए, बोला कि ये लो पैसे एडवांस में ले लो और हमारे लिए नील उगाओ। अब वो दिक्कत ये थी कि वो बाजार भाव से काफ़ी कम पैसा देते थे, जितना मार्केट में उन्हें मिल सकता है उससे भी कम देते थे वो। एक तो ये प्रॉब्लम थी। तो हुआ क्या कि अब किसान ये कहने लगे कि भाई देखो, नील उगाने से हमारा पेट तो भरता नहीं है। तो बोला कि यार एक काम करो, पैसा हमसे ले लो, नील उगाओ, पैसा हमसे ले लो और मार्केट से चावल खरीद लो। लेकिन मार्केट में भी चावल का दाम महंगा था उस एवज में जितना उनको नील से मिल रहा था। तो किसानों ने मना किया कि हम नहीं उगाएंगे नील। तो नील विद्रोह की पहली घटना जो है वो बंगाल के नदिया में स्थित, जो नदिया क्षेत्र है उसमें स्थित गोविंदपुरम, जो गोविंदपुर गांव था, गोविंदनपुर गांव, उसमें से उभर कर सामने आई 1959 में, 1859 में। तो हम क्या देखते हैं, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील जो है, नील की खेती करना बंद कर देते हैं किसान लोग, और आसपास के क्षेत्र में भी फिर ये फैल जाता है। आसपास के गांव भी जो है इसमें शामिल हो जाते हैं कि भाई हम भी जो है नील नहीं उगाएंगे। और एक साल के अंदर ही आप ये देखोगे कि 1960 आते आते एक साल के अंदर ही सारे नील कारखाने बंद हो जाते हैं। तो नील नील विद्रोह का आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रभाव पड़ा कि वहाँ के नील नील के जो कारखाने थे वो बंद हो गए, क्योंकि किसानों ने नील उगाना बंद कर दिया था। अब नील विद्रोह के पीछे जो है बंगाल के जो बुद्धिजीवी थे, जो बंगाल के इंटेलेक्चुअल्स थे, वो भी उनके साथ थे किसानों के। तो हिंदू पेट्रियट जो था, पेट्रियाट, उसके संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी प्रमुख थे। उन्होंने किसानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे, अंग्रेज जो किसानों पे अत्याचार कर रहे थे, ज़बरदस्ती नील उगाने के लिए कहते थे, पैसा कम देते थे, उनको खाने के लिए नहीं मिल पा रहा था, इन सब के अत्याचारों को अपनी पत्रिका में, हिंदू पेट्रियाट में छापा। 1860 में नील आयोग फिर बना, यानी कि जब किसानों ने यहाँ
1960 की जगह आपको, जो मैंने नील कारखाने बंद करने की बात की है, वहाँ आपको 1860 लिखना हो चाहिए। 1860 में फिर क्या हुआ कि नील आयोग के सुझाव, एक नील आयोग बनाया गया। उसने एक सरकारी अधिसूचना जारी की जिसमें किसानों को यह आश्वासन दिया गया कि नील उत्पादन के लिए अब उन्हें विवश नहीं किया जाएगा। अपनी मर्जी से वो नील उगाएं, हम रेट अच्छा देंगे, तब जाके जो है आप नील उगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे हम आपके साथ। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि इस आंदोलन की, नील आंदोलन की कितनी बड़ी सफलता थी कि अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा। दूसरा आंदोलन हम इस दौर में देखते हैं, पबना विद्रोह। अच्छा, बंगाल के जमींदारों के द्वारा किसानों पर कानूनी सीमा से भी बहुत ज़्यादा अधिक करारोपण किया जाता था, यानी कि जितनी कानूनी सीमा तय कर रखी थी अंग्रेजों ने, उससे ज़्यादा वो जमींदार जो है किसानों से कर लेते थे, लगान वसूलते थे। मनमानी करागुजरियों के बड़े पैमाने पर किया जाता था। इसके विद्रोह में 1873 से 1876 के बीच किसानों का आंदोलन हुआ, जिसे पबना विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यानी कि अधिक टैक्स लेने के जो घटना थी उसके खिलाफ जब किसान खड़े हुए 1873 और 1876 के बीच में, तो उसे पबना विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये टैक्स को लेकर था दरअसल। दक्कन विद्रोह भी देख लेते हैं, 1885 में हुआ। पश्चिम भारत के दक्कन क्षेत्र में, जो पश्चिम भारत का जो दक्कन क्षेत्र है, वहाँ पे ये विरोध शुरू होता है दरअसल रेतवाड़ी व्यवस्था के खिलाफ। तो होता क्या है कि किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा लगान लगाए जाते हैं, भारी लगान लगाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जो है, जो किसान वो करों के बोझ के तले दब जाते हैं और महाजनों के कुचक्र के में फंस जाते हैं। जो मैंने आपको बताया ना कि उधार चुकाने के लिए फिर उधार लिया लेना पड़ता था, तो एक कुचक्र बन जाता था, एक सर्कल बन जाता था कि अब वो आदमी जिसने, कि वो किसान जिसने ऋण ले लिया है, वो जिंदगी भर ऋण में दबा रहेगा। इस आंदोलन के अंतर्गत किसानों ने महाजनों का सामूहिक बहिष्कार किया। किसान क्या करने लगे, महाजनों के खिलाफ ही खड़े हो गए। इस आंदोलन के अंतर्गत हुआ क्या कि महाजनों की दुकान से खरीदारी करना बंद कर दिया, उनके यहाँ पे मजदूरी करने से इनकार कर दिया। नाइयों, धोबियों और अन्य प्रकार के जो सर्विस देने वाले लोग थे, उन्होंने भी अपनी सेवा देने से इनकार कर दिया कि महाजनों का हम ना बाल काटेंगे, ना महाजनों के हम कपड़े धोएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार, किस तरह से जो है एकदम बॉयकॉट, जिस तरह से हम कहते हैं, उस तरह से कर दिया। धीरे धीरे जो है सामाजिक बहिष्कार जो है ये वाला, वो दंगों में बदल गया, जिसके कारण महाजनों, किसानों ने महाजनों और सूदखोर जो थे उनके घर पे हमला कर दिया। और जितने भी ऋण से संबंधित कागजात थे जो उन्होंने साइन करवा लिए थे, अंगूठा ले लिया था महाजनों ने, जो भी गिरवी रखा हुआ था, वो सब जो उन्होंने जला दिया या लूट लिया। तो दक्कन विद्रोह ये है 1875 का। बारदोली सत्याग्रह भी है 1926 में, गुजरात में सूरत के अंदर जो हुआ। स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दरों को लगभग 30% बढ़ाने की घोषणा की। ये गुजरात की बात है, सूरत की बात है, जब वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भू राजस्व को, जमीन के ऊपर लगने वाले टैक्स को 30% ज़्यादा बढ़ा दिया। फिर वहाँ के स्थानीय कांग्रेसी नेता, जो बाकी नेता थे, उन्होंने इसका विरोध किया और इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया, सत्याग्रह शुरू किया। तो विरोध के उपरांत सरकार ने समस्याओं के समाधान हेतु बरदोली जांच आयोग का गठन किया। यानी कि जब किसान नेता खड़े होने लगे, तो फिर वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी, उन्होंने वहाँ पे जांच आयोग बना दी, जिसका नाम बरदोली जांच आयोग कर दिया गया। फिर उस आयोग ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा कि भू राजस्व की जो दरें बढ़ाई गई हैं, जो टैक्स बढ़ाया गया है, वो अन्यायपूर्ण है, अनुचित है। इस आंदोलन के समर्थन में के एम मुंशी थे, लालजी नरंजी थे, जो बम्बई विधानसभा में उन्होंने अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का इलाका और गुजरात का इलाका एक ही प्रांत हुआ करता था, बम्बई प्रांत। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी जो मेंबरशिप थी वो भी उन्होंने छोड़ दी थी, के एम मुंशी और लालजी नारंगी ने। अच्छा, बम्बई रेलवे स्टेशन पे हड़ताल की गई थी। सरकार ने ब्लूमफील्ड व मैक्सवेल के नेतृत्व में एक समिति बनाई, जिन्होंने, देखो, टैक्स को 30% बढ़ा दिया था 1926 में। फिर लेकिन सरकार ने बाद में क्या किया, ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में एक समिति बनाई, कमेटी बनाई। उस कमेटी ने भू राजस्व को घटाकर केवल 6% कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अन्याय हुआ था कि 24% ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था गैर कानूनी तरीके से। फिर बाद में क्या कर दिया गया, 6%। तो आप इसे भी सफलता मान सकते हैं ना, कि जब किसानों ने, नेताओं ने, स्थानीय नेताओं ने आंदोलन शुरू किया, तो वो टैक्स 30 से घट के 6 पे आ गया। तो आप ये सफलता मान सकते हैं। अच्छा, अंग्रेजों के, ये है कुछ अंग्रेजों के ज़माने के बड़े किसान आंदोलन। इसके अलावा भी बहुत सारे आप और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि रूप क्या है किसान आंदोलन का। 1857 से 19
1947 के बीच में, यानी कि आज़ादी तक, जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे। तो रूप अगर आप देखें किसान आंदोलन का, तो किसान आंदोलन में किसान प्रमुख शक्ति बनकर उभरे। वो अपनी खुद की मांग को लेकर आगे बढ़े और अपनी मांगों को के लिए सीधा लड़ना उन्होंने शुरू किया। एक तो ये आप कह सकते हैं। उनकी मांगे मुख्यतः जो है वो आर्थिक समस्या से संबंधित थी, मतलब वो अपनी अपनी रोजगार को लेकर, अपनी खेती को लेकर, अपने करों को लेकर, अपने ऊपर लगने वाले टैक्स को लेकर, अपने ब्याज को लेकर, इन सब चीज़ों की समस्याएं थी, और ये सारी समस्याएं आर्थिक समस्याएं हैं। इनको लेकर वो अपने मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, किसान आंदोलन कर रहे थे। यहाँ एक और बात आपको माननी माननी पड़ेगी या जाननी चाहिए कि किसान जो थे वो मुख्यतः, उनका दुश्मन कौन था? मुख्यतः उनका दुश्मन कौन था? विदेशी मालिक, जो विदेश के जो लोग थे जिन्होंने हमारे यहाँ बागानों पर कब्जा कर रखा था, या वो जो उनके मालिक थे वो उनके दुश्मन थे। जमींदार उनके दुश्मन थे, महाजन उनके दुश्मन थे, सूदखोर उनके दुश्मन थे, और ब्रिटिश राज में जो लोग थे वो इनके दुश्मन थे। तो उनके खिलाफ ये दरअसल आंदोलन कर रहे थे। इनके आंदोलन की एक विशिष्ट बात यह है कि इनका उद्देश्य बड़ा ही सीमित था। ये अपने जमीन के लिए संघर्ष कर रहे थे, है ना। ये किसी बड़े, या जैसे रूस वगैरह में जो सत्ता ही बदल दी गई 1917 में, उस तरह का नहीं था। ये सीमित उद्देश्यों को लेकर और व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित हुआ करते थे। गांव के अंदर अगर कोई महाजन है जिसने बहुत अत्याचार किया हुआ है लोगों के ऊपर, तो हो सकता है उस गांव में आंदोलन शुरू हो जाए। तो व्यक्तिगत स्तर पर भी यह आंदोलन चलता रहा। इन आंदोलन का ये भी एक रूप निखर कर सामने आता है। ये भी एक जानकारी हमें इसमें मिलती है कि इन आंदोलन में निरंतरता और दीर्घकालीन संगठन का अभाव था। तो कोई एक ऐसा आप कह सकते हैं कि संगठन नहीं था, कोई ऐसा एक आंदोलन, जैसे हम कह सकते हैं ना कि एक पूरी तरह से संगठन बन गया, एक संघ बन गया और वो फिर विद्रोह कर रहे हैं, इस प्रकार का कुछ नहीं था। वो धीरे 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 एक जुटते जाते थे, जैसे ही उनकी बात मान ली जाती थी वो अपना आंदोलन खत्म कर लेते थे। तो इस प्रकार भी ये नज़र आता है। और इन आंदोलन का जो प्रसार क्षेत्र है, यानी कि कहाँ तक ये बढ़ पाया, ये भी बड़ा सीमित रहा। बंगाल के किसान बंगाल के लिए ही आंदोलन कर रहे थे, सूरत के किसान केवल सूरत के लिए आंदोलन कर रहे थे, दक्कन के किसान केवल दक्कन के लिए आंदोलन कर रहे थे, बिहार के किसान केवल बिहार के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो कभी भी मिले नहीं, कभी भी एक साथ नहीं आए, अपने अपने क्षेत्र में तक ही सीमित रहे। तो ये आप कह सकते हैं अंग्रेजों के ज़माने में ये एक प्रकृति निकल कर आती है। अब अगर हम ऊपर दिए गए उदाहरणों को ध्यान से समझें तो किसान आंदोलन का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि स्वतंत्रता से पहले किसान आंदोलन का प्रमुख कारण और उनकी जो मुख्य मांगे थी वो क्या थी कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था के कारण जो भी उत्पन्न समस्याएं हैं, जैसे कि लगान में वृद्धि, शोषण, सामंतशाही व्यवस्था, भूमिहीन किसानों का शोषण, सूदखोरी और किसानों का ऋणग्रस्तता में दबे रहना, ये सब इनका मुख्य कारण था किसानों का आंदोलन करने के। इसके लिए वह अंग्रेजी हुकूमत को जिम्मेदार मानते थे और उनकी शासन के खिलाफ विद्रोह के स्वर उठाते थे। इस विरोध आंदोलन में उन्होंने स्थानीय नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय नेताओं का भी समर्थन प्राप्त हुआ, परंतु किसानों का आंदोलन अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहा। जैसा मैंने आपको बताया, किसान किसी भी बड़े मुद्दे को लेकर कभी भी एकजुट नहीं हो पाए, इसलिए वह एक बड़े परिवर्तन या एक बड़ी समस्याओं को टारगेट करने या बड़ी समस्याओं का हल निकालने के लिए अंग्रेजी राज में कभी भी उनको सफलता नहीं मिली। छोटी छोटी सफलता तो उन्हें मिली, लेकिन एक बड़ी सफलता कभी नहीं मिली, या बड़ा परिवर्तन कभी नहीं हुआ। एक तेभागा आंदोलन का भी जिक्र करना यहाँ ज़रूरी है, जो आज़ादी जिस समय हमें मिल रही थी उसी समय की घटना। तो तेभागा आंदोलन क्या है? दरअसल आप समझ सकते हैं, तेभागा मतलब 3 हिस्सा। तो किसान आंदोलन जो है 1946 में बंगाल का तेभागा आंदोलन जो है सर्वाधिक सशक्त आंदोलन है, जिसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिशों के अनुरूप लगान की दरें घटाकर 1/3 करने का संघर्ष, मतलब फ्लाइट कमीशन ने कहा था कि भाई देखो 3 हिस्से हो जाएंगे, तो अगर 100 रुपये का उत्पादन हुआ है, 100 किलो अनाज का उत्पादन हुआ है, तो 3 हिस्से होंगे, उसके 3 हिस्से होंगे, यानी कि 33 33 33 33 33 33, तो आप कह सकते हैं लगभग लगभग 100 हो जाएगा। तो 3 हिस्से में क्या होगा? 33% चला जाएगा टैक्स में, मतलब एक हिस्सा ले लेगा जमींदार और 2 हिस्से रहेंगे उस किसान के पास जो खेती कर रहा है। इस व्यवस्था को लागू करने की बात की गई कि भाई तेभागा जो आंदोलन है वो फसलों का 2/3 हिस्सा उत्पीड़ित बटाईदार किसानों को दिलाने के लिए किया गया था। यह बंगाल के 28 में से 15 जिले में फैला, विशेषकर
उत्तर के जो इलाके हैं, उत्तरी इलाके जो हैं या तटवर्ती सुंदरवन के क्षेत्र है, उस वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फैला। किसान सभा के आह्वान पर लड़े गए इस आंदोलन में लगभग 50 लाख के आसपास किसानों ने भाग लिया। खेतीहर मजदूरों ने भी इसका समर्थन किया। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन था उस समय का, जब हमें आज़ादी मिल रही थी। तो ये आप समझ सकते हैं किसान आंदोलन की क्या क्या प्रकृति है, क्या कौन कौन से किसान आंदोलन हुए हैं स्वतंत्रता से पहले। दूसरी बात मैंने कहा था ना, दूसरा इसका पार्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन कौन से किस किस प्रकार के किसान आंदोलन समझ में आए हैं। तो यहाँ मैंने सुधा पाई को लेकर जो है यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। सुधा पाई की जो रीडिंग है वहाँ से मैंने इसे लिया है। तो आप देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात समाजवादियों ने हिंदू किसान पंचायत की स्थापना की। किसान क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री जगेश चंद्र चटर्जी की अध्यक्षता में संख्या किसान संख्या किसान सभा की स्थापना की। अखिल भारतवर्ष किसान सभा की शक्ति स्वतंत्र भारत में बढ़ती जा रही थी। 1946 से 1950 के बीच कुछ बहुत बड़े किसान और कृषि श्रमिक संघर्ष हुए हैं। तो बहुत मतलब बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए हैं। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि स्वतंत्रता के पश्चात जो किसान आंदोलन आते हैं तो उसमें 3 तरह के भाग में इस समय को बांटा जाता है। तो स्वतंत्रता के बाद का समय, तो अभी भी स्वतंत्रता के बाद का ही समय है ना भाई। तो 1990 वाला जो है वो तो तीसरे पार्ट में बात करूंगा मैं। 1947 से लेकर 1990 के बीच के जो हिस्से को, उसको मैंने 2 भागों में बांटा हुआ है। अभी देखते हैं उसको क्या करना है। तो त्रावणकोर का एक समय का एक आप देख लीजिए, त्रावणकोर लिखा हुआ है वो किसान यहाँ पे ये अब पढ़िए। तो वो त्रावणकोर है, वो तिरुवनंतपुरम का जो इलाका आप कह सकते केरल वगैरह का जो इलाका है, वहाँ किसानों और श्रमिकों में सेना से अलग हुए व्यक्ति भी शामिल हो गए थे। इन सब ने मिलकर भूस्वामियों के खिलाफ, भूस्वामी वर्ग के खिलाफ विरोध संघर्ष शुरू कर दिया। उन्होंने महाराजा की सेना के साथ सशस्त्र झड़पें शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। मालाबार में किसान संगठन शक्तिशाली हो गए थे तथा कई किसान संघर्ष भी शुरू होने लगे थे। अब इस प्रकार के हिंसात्मक, मतलब आप देखिए ना कि किस प्रकार के हिंसात्मक विरोध अब शुरू हो रहे हैं। किनके खिलाफ? जमींदारों के खिलाफ, जिनके पास जमीन है, महाजनों के खिलाफ, भूस्वामियों के खिलाफ। अब आप देखें तो इनमें से ज़्यादातर जो संघर्ष हुए, जो हिंसात्मक थे, वो तेलंगाना में हुए, वो त्रिपुरा में हुए, मणिपुर में हुए। तेलंगाना में किसानों ने रजाकारों के विरुद्ध जो तेलंगाना विद्रोह है, तेलंगाना विद्रोह जो है, आप जानते हैं कि वहाँ रजाकार जो थे, जो निज़ाम का एक सैन्य टुकड़ी था, उन्होंने किसानों के खिलाफ बहुत अत्याचार किया। तो उनके विरोध में वो शुरू हुए आंदोलन करना, तो लोगों को वो मारने लगे रजाकार। तो जब लोगों को मारने लगे, भारत के लोगों को मारने लगे, एक तरह से आप देखें तो भारतीय सेना ने फिर उनकी मदद की और निज़ाम को हराया भी, और निज़ाम के रजाकारों को बहुत मारा। तो आप देखेंगे भारतीय सेना के विरुद्ध जो है, जब रजाकारों भारतीय सेना के विरुद्ध जो है गुरिल्ला संघर्ष शुरू हुआ, तो इन क्षेत्र में लगभग लगभग आप देखेंगे कि वहाँ के जो किसान थे वो रजाकारों के खिलाफ भी लड़ रहे थे, भारतीय सेना के खिलाफ भी लड़ने लगे। तो आप देखेंगे कि इस दौरान लगभग 2500 गाँव में इन किसानों ने अपनी ही सरकार बना ली। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वहाँ के लगभग लगभग 10 लाख एकड़ भूमि भूस्वामियों से छीन ली और उसे गरीब किसानों में बांट दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो नक्सलवादी जो आज घटना हमारे सामने है, नक्सलवादी जो है, उसकी शुरुआत देखिए आप किस तरह से कहीं और भी हो रही है दरअसल। तो सुधा पाई ने जो इस समय के किसान आंदोलन थे उन्हें 3 चरणों में बांट दिया है। 2 की बात इसी में हम करेंगे। कौन कौन से हैं वो चरण आप देखिए। सबसे आज़ादी के बाद की हम बात करें तो फर्स्ट फेज क्या है? सामंतशाही विरोधी आंदोलन। तो आज़ादी के बाद सबसे पहला जो किसान आंदोलन हमें देखने के लिए मिलता है आज़ादी के तुरंत बाद, वो दरअसल सामंतशाही व्यवस्था के खिलाफ होता है। यानी कि आप कह सकते हैं फ्यूडलिज्म जो था समाज के अंदर, उसके खिलाफ शुरू होता है कि ज़्यादातर जो ज़मीन थी, ज़्यादातर जो भूमि थी, वो केवल कुछ जमींदारों के पास थी। जो किसान किसानी करते थे, जो खेती करते थे, जो हल चला रहे थे, उनके पास कुछ भी ज़मीन नहीं थी। तो जो ज़मीन के मालिक थे वो किसानी नहीं करते थे,
वो बस बैठे रहते थे और जब खेत उत्पादन हो जाता था तो अपना हिस्सा ले लेते थे। और जो किसानी कर रहे थे उनके पास ज़मीन नहीं थी। तो यही जो समस्या थी ये यहाँ पे विरोध के रूप में निकल कर आती है। तो ज़मींदारों के खिलाफ शोषण, ज़मींदारों के शोषण के खिलाफ विरोध आंदोलन जो है इसमें शुरू होते हैं। वो भूमि के पुनर्वितरण की मांग करते हैं, यानी कि ज़मीन दोबारा से बांटी जाए। श्रम के लिए उच्च मजदूरी की बात करते हैं। छोटे किसानों को कम लगान दे लेने की मांग करते हैं। आज़ादी के बाद सरकार द्वारा भू सुधार किए जाते हैं, भूमि सुधार किए जाते हैं, लेकिन दरअसल उतनी तेजी से नहीं किए जाते और किसानों को ये लगता है कि सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है। तो फिर वो क्या करते हैं, किसान धीरे धीरे जो है अपने नेताओं को इकट्ठा होते हैं। वो किसान जो हैं जमींदारों की भूमि हड़पने लग जाते हैं, या आप कह सकते हैं छीनने लग जाते हैं, जो कई मामलों में समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे। तो ये जो एजेंडा चल रहा था वो कम्युनिस्ट पार्टी का था कि वो करते क्या थे कि बड़े किसानों के ज़मीन छीन लेते थे और फिर वो गरीब किसानों में उसे बांट देते थे। हालांकि नक्सलवादी आंदोलनों के रूप में जमींदारों के खिलाफ आंदोलन जारी है। 1960 के दशक के मध्य में सरकार की प्राथमिकताओं में संस्थागत नीतियों की जगह तकनीकी नीतियों ने ले ली, जिस कारण भूमि का पुनर्वितरण का मुद्दा जो है वो और ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया। तो यानी कि सरकार पहले जो फेज़ में हुआ क्या, जो आंदोलन शुरू हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ज़मीन को लेकर, मुख्य रूप से ज़मीन को लेकर, ज़मीन के पुनर्वितरण को लेकर, दोबारा से बंटवारे को लेकर, कि भाई हमारी ज़मीन अंग्रेज़ों ने छीन के इनको दे दी थी, तो अब आप सरकार जब हमारी आई है, भारत की सरकार जब आई है, हमारी सरकार है, तो उसे वापस हमें देना चाहिए। बड़े किसानों जिनके पास हज़ारों हज़ार एकड़ ज़मीन है उनसे लेकर हमें दो। हमारे पास ज़मीन नहीं है करने के लिए कुछ काम, तो हम क्यों जो है इस तरह से रहें। तो वो क्या करते थे, जिस इलाकों में उनका दबदबा था वहाँ जाके वो बड़े बड़े किसानों से ज़मीन छीन लेते थे और छोटे किसानों में उसे बांट देते थे। अब इसका विश्लेषण भी करें अगर हम, तो देखेंगे ये कि किसान आंदोलन का जो आज़ादी के बाद का जो पहला चरण है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि छीन लेते थे, ये आपको मिलेगा कि 1947 से 1970 के दशक के आसपास तक ये रहा, ये आंदोलन रहे, जिसमें नक्सलवादी आंदोलन भी आता है, नक्सलवादी आंदोलन भी आता है। तो सामंती विरोधी आंदोलन को भू स्वामित्व के असमान वितरण के खिलाफ खड़ा किया गया। इस प्रकार किसानों द्वारा भूमि सुधार की मांग की गई। बिचौलियों और उत्पीड़क जो काश्तकारी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए भूमि पर उत्पादक स्वामित्व को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को शक्तियां सौंपी गई। इसलिए सरकार ने भूमि सुधार और संस्थागत सुधार पर जोर दिया। मतलब भूमि के पुनर्वितरण में चकबंदी वगैरह आप कह सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिससे कि भूमि के असमान वितरण में सुधार लाया जा सके। हालांकि इस चरण में सरकार की जो नीतियां थी वो काफ़ी अलग अलग थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीतियां थी। क्योंकि भूमि राज्य की सूची का विषय था, इसीलिए अलग अलग राज्यों ने अपने अलग अलग कानून बना लिए थे। अक्सर काश्तकार और भूस्वामियों के बीच में एक दास और स्वामी का संबंध खत्म करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन राज्यों ने पर्याप्त कानूनों का सहारा नहीं लिया और बड़े किसान और बड़े जमींदारों जो थे वो बच गए। एक तरह से आप देख सकते हैं कि उनके हित इन कानून के विपरीत था। तो जमींदारों को दखल जो है सरकार में बहुत ज़्यादा था, कि पकड़ बहुत ज़्यादा थी सरकार के अंदर, क्योंकि कौन था एमपी, कौन था विधायक, यही जमींदार थे बड़े बड़े। तो वो उन्होंने कभी भी अपने खिलाफ या अपने विरोध का या इस तरह का किसान कानून या भूमि सुधार कानून बनने ही नहीं दिया, दरअसल इतना मजबूत कि उनको कुछ हो पाए, या वो किसी न किसी प्रकार से बचते चले गए। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने बनाया कि भाई 100 करोड़, 100 एकड़ से ज़्यादा जिसके पास ज़मीन होगी उससे हम ले लेंगे, तो वो क्या करते थे, जिनके पास 500 एकड़ ज़मीन है, 100 एकड़ से तो ज़्यादा है, वो क्या करते थे, अपने ही घर के 5 लोगों में बांट देते थे, उसे अलग अलग लोगों के नाम पे कर देते थे, तो ऐसे में उनकी सारी ज़मीन बच जाती थी। हालांकि राज्य जमींदारों को समाप्त करने में काफ़ी सफल रहा। जमींदारी सिस्टम तो हम लोगों ने काफ़ी ख़त्म कर दिया, लेकिन जो अ, मालिकाना हक है वो अभी भी कुछ ही लोगों के पास रहा। क्योंकि उपनिवेशवाद की व्यवस्था थी, तो जमींदारी वर्ग जो है वो संघर्ष के लिए उत्पीड़क माना जाता था, तो उनको कृषि वर्ग के लिए उत्पीड़क माना जाता, तो उन्हें ख़त्म कर दिया गया। किसान आंदोलन जो यहाँ पे शुरू हुए हैं 1960 के दौर के बाद, आप देखेंगे तो वो कट्टरपंथी मोड़ ले लेता है, यानी कि हिंसात्मक हो जाता है, जैसे राज्य की अकुशल सुधारों के कारण माना जाता है। नक्सलवाड़ी आंदोलन इसमें से मुख्य है, जहां माओवादी दबदबा बहुत ज़्यादा था। उन्होंने राज्य के खिलाफ हिंसक साधनों को बढ़ावा दिया।
विचारकों ने पहले चरण में 3 दृष्टिकोण के माध्यम से किसान आंदोलन की जांच की है। मोटे तौर पर कुछ राष्ट्रवादी थे, कुछ मार्क्सवादी थे और कुछ थे जो समाज के एकदम निम्नपस्त लोग थे, यानी कि दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, ये सब थे। तो ये क्या कह रहे हैं, जो उपनिवेशवाद के तौर से देख रहे हैं, जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से आंदोलन को देख रहे हैं, वो उसमें गुनर माइलर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि उपनिवेशवाद के कारण उभरे देशों के तहत या देशों की तरह भारत में भी भूमि सुधार के सवाल को राष्ट्रवाद से जोड़ा गया। इसे संस्थागत प्रश्न के रूप में सैद्धांतिक स्वरूप जो गुनर है उन्होंने दिया था। उन लोग कहते हैं कि क्योंकि यह उपनिवेशवाद था, तो अंग्रेजों ने इस प्रकार के सारे नियम कानून बना लिए, जमींदारी सिस्टम बना दिया, जिससे कि केवल कुछ ही लोगों को फ़ायदा हो, जो उनको टैक्स देते रहें, और किसान भाड़ में जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब राष्ट्रवादी स्वरूप आया हमारा निकल के, अंग्रेजों के खिलाफ आया, तो वो अंग्रेजों के हर एक सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे। एक तो ये दृष्टिकोण या विश्लेषण सामने आता है। दूसरी तरफ यह है कि एसआर देसाई और डीएन धनागड़े जैसे जो मार्क्सवादी सिद्धांतकार थे, उन्होंने भूमि सुधार की विफलताओं के कारण कृषि सर्वहारा वर्ग के विकास पर जोर डालने की बात की। मतलब वो कहते हैं कि जो सरकारें आई वो भूमि सुधार को ठीक से लागू नहीं कर पाई, तो किसी जो है वहाँ पे किसान आंदोलन जो है वो शुरू हो रहे हैं। तीसरी बात जो है वो पार्थ चटर्जी की तरफ से आती है, जहाँ वो सबऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित वर्ग है, उनकी तरफ से बात करते हैं। वो कहते हैं कि वर्ग आधारित विश्लेषण की उपेक्षा की और उन्होंने समुदाय के विचार के संदर्भ में किसान संघर्ष को देखना शुरू किया। तो वो कहते हैं कि एक समुदाय होता है ना, जो जिनको दबाया जाता है, जो शोषित होते हैं, बाद में वो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो किसान भी एक ऐसा ही वर्ग है, कृषि वर्ग भी एक ऐसा ही वर्ग है जो दबाव में था, जो शोषित था, जिसके साथ शोषण हुआ, फिर उसने अपना आंदोलन शुरू किया है। तो इन सामंतवादी विरोधी आंदोलन को भारत के लिए कृषि परिवर्तन का एक साधन माना जाता है, जो क्रांतिकारी कदम तो नहीं कह सकते हम जिसे, लेकिन आप देखिए कि इस समय क्या हुआ कि क्रांतिकारी कदम और संसदीय कार्यवाही जो गत्यात्मक परस्पर निर्भरता पर आधारित थी, दोनों में एक घालमेल शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कृषि जो भारत सरकार के लिए, भारत के लिए कृषि परिवर्तन का जो एक साधन बना, किसान आंदोलन, उस समय सामंतवादी विरोधी आंदोलन था, वो एक क्रांतिकारी कदम था। मतलब विरोध हुआ, हथियारों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन दरअसल दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ पे क्रांतिकारी कदम उठाकर या हथियारों के बल पे आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको चेंजेस लाने हैं पॉलिसी के अंदर, तो आपको संसदीय कार्यवाही में भाग लेना पड़ेगा, है ना। आपको संसद बनना पड़ेगा ना, आपको लोकतंत्र में विश्वास दिखाना पड़ेगा। तो आने वाले जो भी विधायी कार्रवाई होती थी, जो कानून आते होते थे, वो अगर आपको संभावनाएं उसमें देखनी है, तो आपको पता चलेगा कि वो संसदीय कार्रवाई में जब तक आप भाग नहीं लेंगे, तब तक आप नहीं उसको बना सकते। तो संसदीय कार्रवाई के मार्ग से ही निकलकर हम इसको पूरा कर पा रहे थे। चाहे कम हो रहा था, चाहे जितना भी हो रहा था सुधार, कोई भी सुधार क्रांतिकारी कदम की वजह से नहीं हो पाया, वो केवल और केवल संसदीय कार्रवाई की वजह से होगा। तो इस लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं, वो अलग अलग तरीके से अपनाया जाता है, तो वो आपको देखना भी पड़ेगा। हालांकि 1970 के दशक के अंत में कृषि क्षेत्र में जो है, जब सरकार ने भूमि सुधार या अलग प्रकार से सुधार करने की कोशिश की, रिफॉर्म्स अलग प्रकार से करने की कोशिश की, तो वहाँ पूंजीवादी किसी समाज का एक या धनी किसान किसान जो है उभर कर सामने आ जाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब देश में हरित क्रांति पूरी हो जाती है, तो उससे आपको देखिए अब यहाँ पे दूसरा स्टेज शुरू हो जाता है। अब वो सामंतशाही या वो गरीब किसानों का आंदोलन खत्म होता है, अब अमीर किसानों का आंदोलन शुरू होता है। ये अमीर किसान वो होते हैं जिनको हरित क्रांति के बाद बहुत फ़ायदा होता है। ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान होते हैं। ये अमीर किसान होते हैं, पूंजीवती किसान होते हैं, बड़ी ज़मीनें होती हैं, बहुत पैसा होता है, अच्छी टेक्नोलॉजी इनके पास हो जाती है, अच्छे बीज इनके पास होते हैं, बहुत उत्पादन करते हैं, ये वो लोग होते हैं। तो हरित क्रांति से दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और काफ़ी हद तक कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्र में भी इसको फ़ायदा मिला। इन अमीर किसानों जो है वो संगठन द्वारा चलाए जा रहे थे। मैंने बहुत सारे संगठन के यहाँ नाम नहीं लिए हैं, आप आराम से उसे ढूंढ सकते हैं, इसलिए मैंने वो यहाँ लिखने की ज़्यादा ज़रूरत की नहीं उसको। तो
इन अमीर किसानों के संगठन होते हैं, ये अपना जैसे बीकेयू वगैरह आप देख सकते हैं, ये अपना संघ चला रहे होते हैं, इनका एक आप कह सकते हैं ऑफिस भी होता है। आंदोलन ने सरकार के ऊपर दबाव समूह के रूप में काम किया, क्योंकि ये अमीर किसान होते हैं, इनका वोट बैंक होता है। जो इस प्रकार की नीतियां जिससे कि बड़े किसान को लाभ मिले, वो बनाने के लिए वो दबाव हमेशा डालते रहते थे। उन्होंने छोटे किसानों और मंझले किसानों को भी अपने साथ लिया, परंतु सरकार छोटे किसानों और मंझले किसानों को लाभ नहीं मिला सरकार से, केवल और केवल धनी वर्ग, धनी किसान जो थे उनको मिला। हरित क्रांति ने समृद्ध पूंजीवादी जो किसान थे उनको बहुत फायदा पहुंचाया, उनको बहुत विकास की गति दी। तकनीकी सहायता उत्पादकता के लिए राज्य का ध्यान भूमि सुधार से स्थानांतरित होकर तकनीकी सुधार पर हो गया। यानी पहले जो सरकार भूमि सुधार कर रही थी वो अब तकनीकी सुधार पे ज़्यादा जोर दे रही थी। अच्छे किस्म के बीज, अच्छे किस्म के फर्टिलाइज़र, अच्छे तरह के यंत्र, इन सब की ज़रूरत पे ज़्यादा जोर दे रही थी। गहन कृषि विकास कार्यक्रम को लागू करने में चयनात्मक दृष्टिकोण ने भारतीय किसानों के बीच वर्ग विभेद को बढ़ावा दिया। यानी अमीर किसान तो अमीर होते चले गए, लेकिन गरीब किसान जो थे वो और गरीब हो गए। सरकार ने उन क्षेत्रों का चुनाव किया जहां पहले से ही सक्षम लोग थे, जहां पहले से ही किसान जो है वो थोड़ी अच्छी स्थिति में थे। पिछड़े क्षेत्र को सहायता नहीं दी गई, क्योंकि सरकार का ये मानना था कि पिछड़े क्षेत्रों को सहायता अगर दी जाएगी तो वो इस प्रकार का उत्पादन नहीं दे पाएंगे, वो सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जो किसान पहले से ही समृद्ध हैं हम उन्हें देते हैं सहायता, ताकि वो उत्पादन को और बढ़ा दें। वरना गरीब किसानों को देंगे तो वो अपना ऋण चुकाने में ही सारा पैसा खर्च कर देंगे, उत्पादन नहीं करेंगे। ऐसा सरकार का मानना था। सुधा पाई ने उन भूस्वामियों को जिनके पास उत्पादन का अधिशेष होता था, बहुत ज़्यादा उत्पादन करते थे, उन्हें 4 वर्ग में रखा है। एक तो 10 एकड़ की भूमि वाले मालिक होते थे, वो पूंजीवादी मालिक, जो पूंजीवादी किसान जो होते थे। 10 जिनके पास 10 एकड़ से अधिक जमीन थी, जो श्रमिकों को रखते थे, जिनके पास लेबर बहुत सारे, वो खुद नहीं करते थे, वो लेबर रखते थे और किराए के रूप में फसलों का थोड़ा कुछ हिस्सा दे देते या कुछ मजदूरी दे देते थे। दूसरे प्रकार के जो भूस्वामी होते थे या बड़े किसान थे वो क्या थे, कौन थे, जिनके पास 4 से 10 एकड़ की ज़मीन थी। वो खुद भी खेती करते थे और अक्सर पट्टे की ज़मीन प्रदान करते थे, पट्टे पर ज़मीन प्रदान करते थे। मतलब कुछ ज़मीन अब दूसरों को भी दे दी और अब कुछ ज़मीन अपने आप भी कहीं से और से ले ली खेती करने के लिए। तीसरे प्रकार के बड़े किसान होते थे, जिनके पास, जो किसान थे उनके पास 2 से 4 एकड़ की ज़मीन होती थी। ये छोटे किसान होते थे, कुछ ज़मीन के मालिक भी होते थे और कुछ ज़मीन पर वो काश्तकार हुआ करते थे। मतलब कि कहीं और की ज़मीन ले ली, किसी और की ज़मीन ले ली किराए पे काम करने के लिए। अपने ही परिवार के लोग जो हैं ये काम करते थे इसके ऊपर। और चौथे प्रकार का होता है छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास 1 से 2 एकड़ की ज़मीन होती थी। अधिकांश ये किराएदार हुआ करते थे, एक तरह से दूसरों की ज़मीन पे कृषि करते थे। इनकी आय का जो साधन है वो कृषि ही होता था। और भूमिहीन जो श्रम ये जो कहीं और करते थे, जैसे मान लीजिए इनके पास अपनी ज़मीन है तो दूसरे की ज़मीन पे जाके ये काम करते थे, तो वहाँ से इनको पैसा मिल जाता था। तो ये 4 प्रकार की किसानी बताई है सुधा पाई ने। राजनीतिक रूप से जो हरित क्रांति में अगर आप देखें तो प्रमुख जातियों का ही रोल रहा, और जिसे बैल पूंजीवादी, ब्लॉक कैपिटलिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, बैल पूंजीवादी यानी किसानों के पास जो बैल होते हैं जिनसे वो कृषि करते हैं, हल चलाते हैं, उसके आधार पे ये बैल पूंजीवादी कहा गया है उन्हें। तो गेल ऑम्वेट ने भूमि के स्वामित्व में जातियों के कारक पर प्रकाश डाला है। उनको वो कह रहे हैं कि भाई जो भूमि का कंट्रोल है, जो ओनरशिप है, वो कुछ ही जातियों के पास है। वही क्या कहलाए, बैल पूंजीवाद कहलाए। तो जिसने जाति के वर्ग विखंडन के लिए हरित क्रांति को परिणामकारी एक कारक बना दिया है। बढ़ते वर्ग विभेद ने बड़े जमींदारों को उनके हित के प्रति जागरूक किया था, जिससे 1970 के दशक में अमीर किसान आंदोलन को बढ़ावा मिला। उच्च उत्पादकता वाले जिलों और इन आंदोलनों के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। यानी कि जहाँ जो 1970 के बाद जो आंदोलन शुरू हो रहे हैं, वो वही जिले थे, वो वही क्षेत्र थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा था। तो वो अपने लिए डिमांड कर रहे थे कि भाई हम इतना उत्पादन कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से ज़्यादा सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के जो सिंचित ज़िले थे, जहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी, जो तटवर्ती इलाका है आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, वहाँ से ये सब
आंदोलन उभर कर सामने आ रहा था और अमीर किसान आंदोलन कर रहे थे। कुछ विद्वानों ने इन्हें नए किसान आंदोलन कहा, न्यू फार्मर मूवमेंट भी कहा। 1980 के दशक के बाद जो नए सामाजिक आंदोलन का हिस्सा के रूप में एक तरह से वर्णित किया जाता है। और इनकी विशेषता क्या थी, इनकी विशेषता देख लेते हैं हम लोग जरा। किसान अब राजनीतिक पिछड़ेपन या सामाजिक विद्रुपता का शिकार नहीं थे, ना ही वह निष्क्रिय थे। इसने पारिश्रमिकी की कीमतों की प्रधानता पर जोर दिया और यह आंदोलन गैर राजनीतिक थे। हरित क्रांति के प्रसार के साथ एक विशिष्ट जाति वर्ग संयोजन और क्षेत्र आधारित नेतृत्व ने भारत या उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर जो छोटे और मध्यम किसान की सफल लामबंदी करने में भी योगदान दिया था, उनकी वजह से ये ज़्यादा तेजी से बढ़ा। चौधरी चरण सिंह ने खेती करने वाले मध्य और पिछड़ी जाति जाटों, गुजरों या दोनों किस्म के जो सरकार किसान थे और पिछड़ी जातियों को पर्याप्त हिस्सा में जुटाया। राजनीतिक रूप से किसान समुदायों का प्रभुत्व जल्द ही राज्य की नव उपनिवेशवादी दौर में कायम हो गया। इसके अलावा संरचनात्मक संयोजन कार्यक्रम जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो चलाया गया 1990 के बाद, काश्तकार और किसानों के बीच में एक द्वंद्वात्मकता जो थी वो अब वैध नहीं रह जाती। अब देखिए, इसको समझ लीजिए पहले से कि जो आज़ादी के बाद से लेकर 1990 तक का किसान आंदोलन था, उसकी किस तरह से इसका विश्लेषण करना है। देखिए, आज़ादी के बाद जो किसान आंदोलन है, मैंने आपको दो तरह का बताना, एक सामंतशाही और एक सामंतशाही विरोधी आंदोलन, और दूसरा हुआ क्या, पूंजीवादी जो किसान थे उनका आंदोलन। तो जो सामंतशाही किसान आंदोलन थे जो आज़ादी के तुरंत बाद शुरू हो गया 1970 तक, वो छोटे किसानों की तरफ से हुआ, गरीब किसानों की तरफ से हुआ, मार्क्सवादियों की तरफ से हुआ। उन्होंने क्या किया, बड़े किसानों से जमीन छीनी, छोटे किसानों में बांट दी। इस प्रकार के आंदोलन थे। भूमि सुधार के खिलाफ आंदोलन, दरअसल भूमि सुधार को अच्छे से लागू नहीं किया गया, इसके लिए आंदोलन था। वो चाहते थे कि भूमि सुधार किया जाए, भूमि सुधार हो भी रहे थे, लेकिन क्योंकि वो सही से नहीं हुए, इसलिए उन्होंने आंदोलन इस प्रकार का किया। फिर 1970 के बाद जब हरित क्रांति से फायदा पूरी तरह से पहुंच जाता है कुछ क्षेत्रों में, वो आपका पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पर क्या हुआ कि अब वो बड़े किसान जो उत्पादन करना शुरू किए और बड़े पैमाने पर उनको लाभ मिला, इससे अमीर वो हुए, तो उन किसानों ने भी अपना आंदोलन अब शुरू कर दिया 1970 के बाद, 1980 के बाद, कि भाई हमें सरकार से फायदा मिलना चाहिए। हम अगर उतना उत्पादन कर रहे हैं तो हमें हमारे उत्पादन का वाजिब दाम मिलना चाहिए, एमएसपी मिलना चाहिए। हम इतनी अच्छी तरह से किसान फसल उगाते हैं तो उसमें कीटनाशक लगता है, कीटनाशक महंगा है, उसको सस्ता देना चाहिए, सरकार को हमें सब्सिडी देनी चाहिए, खाद पे हमें सब्सिडी देनी चाहिए, हमें यंत्रों पे सब्सिडी देनी चाहिए, हमें लोन देना चाहिए। इस प्रकार के आंदोलन में मांगे शुरू हुई। बिजली की दाम एकदम कम कर दिए जाएं या बिल्कुल माफ़ किए जाएं, इस प्रकार की आंदोलन बड़े किसानों से शुरू होते हैं। वो इस तरह की अपनी मांग शुरू करते हैं। ये है 1990 के ठीक बाद वाला जो पहले वाला जो समय था। अब 1990 के बाद जब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम चला दिया गया, तब क्या था, तो ये तीसरा फेज है भाई। तो कृषि विकास को प्राथमिकता देने के लिए राज्य को माना गया कि भाई राज्य जो है कृषि में ज़्यादा विकास अब कर नहीं सकता, राज्य को इसकी प्राथमिकता से बाहर निकलना चाहिए, राज्य को कुछ नहीं करना चाहिए, सरकार को अब ज़्यादा कुछ करने के लायक है नहीं, सरकार छोड़ देना चाहिए अपने ऊपर किसानों को। तो भारत में उत्सना पटनायक और पी साईनाथ जैसे जो विद्वान हैं, उन्होंने कृषि संकट के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा कारक ये माना कि जो भाई 1990 के बाद जो कृषि संकट सामने आया वो यही है कि राज्य सरकारों ने, देश की सरकारों ने अपना हाथ कृषि विकास से पीछे खींच लिया है 1990 के बाद, क्योंकि 1990 के बाद सब कुछ पूंजीवादी हो गया। ये माना गया कि सरकार को ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या हुआ कि सब कुछ छोड़ दिया गया किसानों के ऊपर। तो सब्सिडी में धीरे धीरे कमी आने लगी, एमएसपी में धीरे धीरे जो है सरकार अपना हाथ पीछे देने की कोशिश करने लगी। जो मंडी व्यवस्था होती है वहाँ से सरकार ने अपने आप को पीछे खींचना शुरू किया। और जब सब्सिडी की हम बात करते हैं तो डब्ल्यूटीओ कहता है कि भाई आप अपने किसानों को सब्सिडी क्यों देते हो, तो हम तो अभी भी फिर कुछ हद तक देते हैं सब्सिडी। देश में अभी भी सब्सिडी यूरिया पे दी जाती है, कीटनाशकों पे दी जा रही है, बीज पे दी जा रही है, लेकिन वो सब्सिडी अब इतनी कम हो गई है कि किसान मांग कर रहे हैं कि हमें हमारी सब्सिडी बढ़ाई जाए।
जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं उस तरह से सब्सिडी भी बढ़े, लेकिन सरकारों के हाथ बंधे हुए हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। और पी साईनाथ का यही मानना है कि जब सरकार ने अपने हाथ को पीछे लिया तो ही ये संकट शुरू हुआ है। तो 1990 के दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं, कृषि क्षेत्र भी प्रभावित किया जाता है। किसान आंदोलन में भी बदलाव जब आए तो आप देखिए 1991 के बाद जो है SAP यानी कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाने में अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण की ओर अग्रसर होना, साथ ही साथ कृषि के लिए गंभीर निहितार्थ के साथ प्रमुख नीतिगत बदलाव भी हुए। कृषि को नियंत्रण से मुक्त करना, सब्सिडी है ना, कृषि को अब नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। कुछ भी उगाइए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ किस कहीं भी आप बेचें, ये सब की बात हुई है। सब्सिडी हटाने की धीरे धीरे बात हुई। मूल्य समर्थन जो होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, वो अब बाजार की शक्तियों के ऊपर छोड़ दिया गया। बाजार की शक्तियों पर निर्भरता दी गई कि अब मांग और सप्लाई के हिसाब से चलेगा। अर्थव्यवस्था में कृषि की वस्तुओं का आयात और निर्यात के लिए अब खोल दिया गया। तो समकालीन, ये मैं आपको कहता हूँ, ये समकालीन कृषि समस्या है। तो इस दौरान जो 1990 के बाद के जो किसान आंदोलन शुरू हुए, तो उनके क्या मुख्य कारण रहे, क्या उनकी मांगे थी? देखो, सबसे पहले बात, सब्सिडी के लेकर वो मांग करते हैं कि भाई हमारी सब्सिडी बढ़ाई जानी चाहिए। इन आंदोलनों में ऋण समाप्ति या कर्जा माफी की बात होती है, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि इस समय MSP को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में कुल उत्पादन का केवल 10% भी जो है, या 6% आप कहोगे कि बस MSP पे खरीदा जाता है, बाकी का रेट जो है वो MSP से कम होता है। MSP सबसे अ, ऐसी न्यूनतम दर है जहाँ पे सरकारें खरीद लेंगी, भाई इससे कम आप नहीं बेचोगे। ज़्यादा की तो बात ही नहीं करते, कह रहे हैं इससे कम नहीं बेचेंगे। तो किसान कहते हैं कि भाई हमारे तो मंडी खरीद ही नहीं रहे इतने दामों में, तो बोला कोई बात नहीं मैं खरीद लेता हूँ, लेकिन वो भी केवल 6% खरीदती है, पूरा उत्पादन नहीं खरीदती। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम रेट मिलता है किसानों को। तो ये है मुख्य। अब ये तो आप भी जानते हैं। दो ऐसी और मांगे या दो ऐसी और बिंदु हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, यानी कि मैं क्या क्या बताया मैंने, सब्सिडी एक ये डिमांड है, MSP डिमांड है, और तीसरी बात मैंने आपको ये बताई कि जो सब्सिडी और जो नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, मूल्य समर्थन जब धीरे धीरे घटाने की बात की गई, ये तो है ही। इसके अलावा भी जो सबसे मुख्य बातें हैं वो क्या हैं, देखिए, कि जो कर्जा माफ़ी आप इसमें रख सकते हैं वो हटा दीजिए। अब मतलब इन तीनों को तो आप जानते ही हैं, मैं जो दो इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ वो क्या है। सबसे पहले डिमांड या जो उभर कर सामने आने वाला मांग है, जो विरोध है किसानों का या किसान आंदोलन का, वो है भूमि का अधिग्रहण के ऊपर मुद्दा। अब 1990 के बाद जब औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया, उद्योग लगाने पर जोर दिया गया, प्रायोरिटाइज कर दिया गया, तो आप देखेंगे कि उद्योग लगाने के लिए ज़मीन चाहिए सरकार को। अब ज़मीन कहाँ है, या तो जंगल में आप लगाएंगे, जंगल काट के लगाएंगे, या फिर आप जो खेत हैं वहाँ आप लगाएंगे। तो बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े क्षेत्रों में जहाँ पे उद्योग लगाए जाएंगे, वहाँ जंगल ना होकर क्या है, खेती है सारी। तो सरकार ने क्या किया, किसानों से उनका खेत छीनने की या खेत लेने की बात की और बोला कि इस जगह पे अब हम उद्योग लगाएंगे। अब दिक्कत यह है कि किसानों ने अपनी ज़मीन देना, ठीक है ज़मीन देंगे भाई अगर उद्योग लगाने हैं तो, लेकिन उस ज़मीन को देने के बाद, उस ज़मीन को जब हम देंगे तो हमें कुछ पैसा मिलना चाहिए। तो मुआवजे को लेकर जो है सबसे बड़ी समस्या यहाँ सामने आती है कि मुआवजा कितना देना चाहिए, कितनी ज़मीन लेनी चाहिए, मुआवजा देने के में कितना समय लगेगा, ये सब को जो है मुआवजा जो है मार्केट से भी कम रेट पे दिया जा रहा है। यानी कि अगर उसकी ज़मीन 30 लाख रुपए की है तो उसे 10 लाख में निपटा दिया जाता है। तो यहाँ पे ये समस्या सामने आई कि भूमि का जो सरकार की तरफ से अधिग्रहण किया जा रहा है, उसमें रेट को लेकर, मुआवजे को लेकर बहुत बड़ा सवाल सामने है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप उद्योग लगाना ही चाहते हैं तो आप ऐसी ज़मीन को क्यों अधिकृत कर रहे हैं, क्यों उसको ले रहे हैं जहाँ पे उत्पादन बढ़िया होता है या जहाँ पे उत्पादन अच्छा है। आप बंजर ज़मीन को ले लीजिए, वहाँ भी तो उद्योग लग सकते हैं, लेकिन बंजर ज़मीन पे खेती नहीं हो सकती। तो आप उस ज़मीन को लीजिए जहाँ खेती नहीं होती, यानी कि बंजर ज़मीन को आप ले लीजिए उद्योग के लिए। लेकिन सरकार ऐसा भी नहीं करती है, वो ग्रेटर नोएडा की पूरी जो उपजाऊ ज़मीन है वो ले लेती है, नोएडा की उपजाऊ ज़मीन ले लेती है। ये आप देखेंगे। दूसरी बात ये कि कितनी भूमि का अधिकृत किया जाए, कितनी भूमि ली जाए, इसके ऊपर भी विवाद है।
और जो जैसा मैंने आपको कहा कि बाजार की दर से मुआवजा नहीं दिया जाता है। यहाँ पे जो तो नंदीग्राम, सिंगूर, भट्टा परसोल कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे भूमि अधिग्रहण को लेकर बहुत बड़े विवाद हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, संघर्ष हुआ है। आप इनके बारे में नेट पे पढ़ सकते हैं। और दूसरी जो क्षेत्र है, ये विशेष आर्थिक क्षेत्र वाली जो बात है, SEZ वाली जो बात है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली बात है। तो देश में क्या हुआ कि 1905 के दौरान या बात 1990 के बाद जो है उदारीकरण को बढ़ावा दिया गया, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करने की बात की गई, औद्योगिकरण को तेज करने की बात की गई। तो ये बात किया गया कि विशेष आर्थिक जोन बनाए जाएंगे। आर्थिक जोन अधिनियम के अनुसार पूरे देश में 400 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई जहां अधिकरण किया जाना है, जहाँ पे जो है हम अब औद्योगिकरण लगाएंगे, उद्योग वहाँ लगाएंगे। इनमें से ज़्यादातर ज़मीन जो थी वो ऐसी थी जो उपजाऊ ज़मीन थी। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि 1991 से लेकर 2003 के बीच में सरकार ने लगभग 4 मिलियन हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया। और इससे पहले 40 सालों में जो है केवल और केवल 2 मिलियन हेक्टेयर का हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि 40 सालों में केवल 2 मिलियन हेक्टेयर भूमि, और इस 12-15 साल में 1990 के बाद 4 मिलियन हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया। अब दिक्कत यह है कि मुआवजा ठीक प्रकार से दिया नहीं जाता था। किसानों से कम रेट पर जमीन ले ली जाती थी और उद्योगों के नाम पे, और बाद में वो बड़े बड़े बिल्डरों को बेच दी जाती थी ऊंचे दामों पर। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से किसानों को इसमें घाटा हुआ, क्यों किसान इसमें आंदोलन कर रहे हैं। तो पी साईनाथ और ने राज्यों को मॉनसून, बाजार और अन्य भारताओं की कमजोरियों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी कि इनकी वजह से जो हमारे किसान हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। तो पी साईनाथ किन किन को जिम्मेदार मानते हैं? राज्य को मानते हैं, मॉनसून को मानते हैं, बाजार को मानते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं उसको मानते हैं कि कमजोरियों के बोझ के तले सामने जो है छोटे और मंझले किसान जो है हमारे, वो सरकार की जो उनकी समस्या है उसके प्रति सरकार जो है उनको जानकारी है नहीं, अज्ञानता के कारण वो बढ़ रही है। अब क्योंकि सरकार को जानकारी नहीं है किसानों क्या परेशानियों की, तो किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं। और किसान की जो आत्महत्या हो रही है उसके लिए वो राज्य को अपराधी मानते हैं, कहते हैं कि राज्य ही इसका जिम्मेदार है, क्योंकि वो ठीक प्रकार से समस्याओं का हल नहीं कर रहा, इसीलिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो तो किसानों की आत्महत्या 1990 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है। पहले भी वो थी, लेकिन 1990 के बाद की जो किसान आत्महत्याएं हुई हैं वो बहुत ज़्यादा है। और पिछले 4-5 सालों में तो डेटा नहीं आया, इतनी इतनी पाखंडी सरकार भी हो सकती है। तो कृषि गतिविधियों ने जो उसके अंदर जो जोखिम है वो आय के अन्य स्रोत से नहीं जोड़ पाते, सबसे पहली बात तो ये। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे पशुपालन, बागवानियों को बढ़ावा देने के लिए अगर इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए, और बढ़ावा देने के से जो है कहा गया कि पशुपालन को हम बढ़ावा देंगे, बागवानी को हम बढ़ावा देंगे, यानी एग्रीकल्चर के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ेंगे। तो 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने की बात की है सरकार ने। लेकिन अगर आप दुगना करने की बात भी देखते हैं तो ये जो सपना है ये बहुत ज़्यादा ठंडा दिखता है, क्योंकि मौजूदा समय में 1700 के आसपास जो है वो किसानों की मासिक आय है। अगर इसे दुगना कर दिया भी जाए तो 2022 तक केवल 3400 होगी। आप समझ सकते हैं कि कितनी कम है ये आय। अगर दुगनी हो भी जाए तो सुनने में हमें बड़ा अच्छा लगता है कि दुगनी हो जाएगी आय, लेकिन वो दुगनी कितनी है आप उसे देखकर हैरान रह जाएंगे। तो 1990 के दशक के में कुछ जो है बड़े किसान जो है एक साथ आते हैं, आयोजन होता है, और बहुत सारे किसान आंदोलन संगठन जो है आंदोलन में शुरू करते हैं। क्योंकि आर्थिक परिवेश बदल रहा है तो किसान आंदोलन की अलग अलग विशेषताएं भी सामने आ रही हैं। एक महत्वपूर्ण कारक यह है कि कृषक समुदायों के भीतर जो है वो अब वर्ग अलग अलग बट चुका है। अब किसान एक नहीं रहे, अब किसान जो है वो बड़े और छोटे किसानों में बदल चुके हैं। राज्यों में पूंजीवादी किसान अभी आ चुके हैं। इसलिए जो है कृषि जो है एक राज्य की सूची का विषय है, तो यहाँ पे कोई केंद्रीकृत योजना नहीं आ पाती है। तो कई राज्य सरकारें जो हैं नए नए बाजार उन्मूलन नीतियों को अपनाने में सक्रिय रही है। तो आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। फिर किसान जो हैं वो दरअसल अपने जातियों में बट चुके हैं, अपने संगठनों में बट चुके हैं, अपने क्षेत्रों में बट चुके हैं।
इसलिए किसान अब एक नहीं हो पाते। और हाल ही में वर्षों में हमने देखा है कि किसान आंदोलन का उद्देश्य किसान जो मार्च है वो दिल्ली तक आता है। किसानों के समूह को जटिल जाल के कारण किसान के सपनों का साकार होना अभी भी बहुत दूर की कौड़ी लगती है, बहुत दूर की बात है, क्योंकि मौजूदा दौर में जो राज्य है वो बाजार व्यवस्था के सामने अपनी कल्याणकारी स्वरूप से पीछे हट रहा है। तीसरी बात आप देख लीजिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे अपने चौथे भाग को, यानी कि अब यहाँ मैंने तीसरा लिख रखा है 2020 में पारित किसान जो बिल थे उनके ऊपर जरा जोड़ दे। तो पहला बिल जो है वो क्या है, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। तो यहाँ पे बात क्या की गई इस बिल में, दरअसल एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की बात की गई जहाँ किसान और व्यापारी जो है मंडी के बाहर फसलों को खरीदने और बेचने की बात करते हैं। प्रावधान में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात की गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करने के खर्च को कम करने की बात की गई, यानी कि बड़े बड़े ट्रेन, कंटेनर वाले ट्रेन चलाए जाएंगे और मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पे जो किसानों का जो खर्च आता है, जो कॉस्ट आती है, उसको कम करने की बात की गई है। तो यहाँ पे साइनाथ जो है, पी साइनाथ जो है, ये सब मैंने उनके इंटरव्यू से लिया है जो उन्होंने बीबीसी को दिया है। तो पी साइनाथ इन बिल को किसानों के लिए बहुत ही बुरा बताते हैं। वो कहते हैं कि इनमें से एक बिल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो एपीएमसी जो एक्ट है, जो आप कह सकते हैं मंडी जैसे आप कह सकते हैं, उनसे संबंधित है। दरअसल ये बिल जो साइनाथ कहते हैं कि जो बिल है जो नया आया है वो मंडियों को एक दानव की तरह दिखाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, कि ऐसा लगता है कि सरकार ये कह रही है कि जो आड़तियाँ हैं, जो मीडिएटर हैं, वो दरअसल किसानों को गुलाम बना कर रखते हैं। लेकिन सारा जोर इस बात पर देना बहुत नासमझी की बात होगी, क्योंकि आज भी कृषि उपज की बिक्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा विनियमित विपणन केंद्रों और अधिसूचित थोक बाजारों के बाहर होता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि देखो, आपने ये कह दिया कि भाई मंडियों के बाहर होगा मार्केटिंग, ठीक है, प्राइवेट मंडियाँ आ सकती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मंडियों में किसानों का शोषण होता है, वहाँ उनको ठीक रेट नहीं दिया जाता, बिचौलिए सारा पैसा खा जाते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि देश का केवल 6 से 8% उत्पादन हिस्सा ही मंडियों में बिक रहा है। बाकी बाकी सब तो बाहर होना चाहिए, बाहर हो ही रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 6% किसानों का ही शोषण हो रहा है क्योंकि वो मंडी में बेच रहे हैं। तो बाकी के जो 95% मजदूर किसान हैं जो अपना उत्पादन बाहर बेच रहे हैं, वो तो खुश होने चाहिए। क्या वो खुश हैं? वो खुश नहीं है। इसलिए किसानों की असल समस्या फसलों का मूल्य है। उन्हें सही और तय दाम मिले तो उनकी परेशानी कम हो सकती है। ये मंडियों का हेर फेर आप उधर उधर करने वाले हैं तो उससे कुछ होने नहीं वाला। तो कहते हैं कि आप रेट ठीक करिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वहाँ पे वो कहते हैं कि बिहार के राज्य का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि वहाँ पे मंडी सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। वहाँ पे मंडी सिस्टम है ही नहीं, सब बाहर ही बेचते हैं। तो फिर तो किसान, बिहार के किसान बड़े खुश होने चाहिए, लेकिन दरअसल वहाँ पे किसान खुश नहीं है। उनसे मनमाने दाम पे फसल खरीद ली जाती है। सरकार अगर किसानों की हितैषी है तो वो किसान को सीधा फसल लेकर निजी कंपनी को बेच दे, ऐसा भी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं करती सरकार। दूसरा जो बिल है वो है कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। तो एक ये जो दूसरा बिल है वो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है कि प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट फर्म जो है वो सरकार किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, खेत में ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। वो अपना ऑर्डर देगी कि भाई हमें इस बार गन्ना नहीं चाहिए, आप हमारे लिए इस बार जो है तिल उगाइए। तो कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग है ये दरअसल। तो इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया। ये बिल जो है कृषि उत्पादन के बिक्री, फर्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसिंग, थोक विक्रेता, बड़े खुदरा विक्रेता और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए एक सशक्त करता है। आसान शब्दों में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के आने के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की है, दरअसल किसका फ़ायदा है किसका नुकसान है, दरअसल हम इसमें देख लेते हैं। पी साइनाथ ही हैं इसमें भी। वो कहते हैं कि ये जो विधेयक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध आधारित खेती को वैध बना देता है। इस बिल के मुताबिक खेती से संबंधित अनुबंध लिखित हो, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। मतलब आप रिटर्न में करना चाहें ये ज़रूरी नहीं है, आप क्या ऐसे मुँह जबानी भी कर सकते हैं। यह कहा गया है कि अगर वे चाहें तो लिखित अनुबंध कर सकते हैं, मतलब चाहे तो, वरना मुँह जबानी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर रिटर्न नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ किसान और एक तरफ वो बड़ा फर्म, अगर उनके बीच में कोई दिक्कत आई, अगर उनके बीच में कोई संघर्ष हुआ तो कौन जीतेगा?
क्योंकि लिखित में भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्या किसान उनसे लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। किसान और बिचौलिए एक दूसरे को करार करते हैं और जुबानी भी काम कर सकते हैं। लेकिन किसानों की चिंता ये नहीं है, वो डरे हुए इसलिए हैं कि अगर किसी बड़े कॉर्पोरेट और कॉन्ट्रैक्ट ने उनका उल्लंघन किया तो वो क्या करेंगे, तो क्या होगा? क्योंकि किसान अदालत में भी नहीं जा सकते और वो अपनी शिकायतों को एसडीएम के पास भी नहीं लेके जा सकते। अगर वो अदालत चले भी जाएं तो क्या किसान उस कॉर्पोरेट के खिलाफ कोई वकील खड़ा कर पाएगा? इतना पैसा उसके पास है? नहीं। ये समस्या है इसमें। हालांकि सरकार अब कह रही है कि हम इस बात को हम बदलेंगे, हम इसमें संशोधन करेंगे, लेकिन बिल में यही लिखा है और इस तरह से पिछानाती से देखते हैं। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। जो आवश्यक वस्तु है, जो एसेंशियल गुड्स की जो बात है, उसके उसका दायरा जो है अब घटाने की बात की गई है। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया है। मतलब कि अब जो है, पहले क्या होता था, इस आवश्यक सूची में जो जो चीज़ें होंगी उसका कोई भी स्टॉक नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए जब प्याज और आलू इसके अंदर थे, तो ये जो बड़े बड़े मंडी में जो मीडिएटर होते हैं, तो ये नहीं, अगर ये प्याज को जमा करते रहते हैं, अगर सस्ता हो गया प्याज और प्याज को जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, जैसे ही उसका रेट बढ़ता है या कमी हो जाती है प्याज की मार्केट में, तो वो क्या करते हैं, थोड़े दिनों तक होल्ड कर लेते हैं, जैसे ही रेट बढ़ता है तब बेचना शुरू करते हैं। तो इसे कहते हैं जमाखोरी या कालाबाजारी। पहले प्याज और आलू को आप ऐसे जमा नहीं कर सकते थे, इस तरह का स्टॉक आप जमा नहीं कर सकते थे। अब सरकार ने ये कह दिया कि नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें इसेंशियल गुड्स से हट जाएंगी, अब आप प्याज और आलू का भी स्टॉक बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सरकार ने बड़े कॉरपोरेटर्स पर से अब ये फसल के भंडारणों की जो ऊपरी सीमा थी वो समाप्त कर दी है। किसान संगठन बिचौलियों और बड़े आड़तियों की ओर से की जाने वाली जमाखोरी से पहले से ही परेशान है। तो किसान, मैंने जो आपको बताया ना कि हम लोग तो पहले से परेशान है ना, ये जो जमाखोरी होती थी, जो बिचौली जमाखोरी कर लेते थे। अब सरकार ने क्या किया, बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स को भी ये आज़ादी दे दी कि आप भी प्याज आलू को होल्ड कर सकते हो। तो किसानों के पास तो स्टॉक वाला ऐसा कोई जगह है नहीं, उनके पास तो ऐसी कोई बफर स्टॉक जैसी कोई जगह है नहीं। अगर उनके पास ऐसी कोई जगह होती तो किसान क्या करते, 2 महीने के लिए अपने पास आलू और प्याज रख लेते, जैसे 2 महीने बाद उसका रेट बढ़ता वो बेच देते। लेकिन किसानों के पास ये है नहीं। मंडियों के पास है लेकिन सीमित जगह है। अब ये बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं, रिलायंस हो गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, रिलायंस और या फिर जिनकी भी बात हम कर रहे हैं, अब यहाँ पे अगर वो आ जाए, वो अगर इसका बफर स्टॉक करने लग जाए, तो उनके पास तो हज़ारों एकड़ ज़मीन है, वो तो कितनी भी फसल रख सकते हैं और जैसे ही प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा वो उसे बेचना शुरू कर देंगे। माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों को किसानों को नहीं, बल्कि सही मायने में अगर हम कहें तो बाजार को या बड़े कॉरपोरेटर्स को इससे फ़ायदा होगा। संग्रहण की छूट या फिर जमाखोरी का लाइसेंस, देखते हैं इस पे क्या है, इस पे विवाद क्या बोलते हैं पी साइनाथ। किसानों को हमेशा से ही फसल संग्रहित करने की आज़ादी थी, किसान तो हमेशा से कर सकते थे, लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी है, उनके पास ऐसी परिस्थितियां नहीं है, उनके पास ऐसे जगह नहीं है कि जहां वो फसलों को इकट्ठा कर सके, ऐसा स्पेस नहीं है। अब ये आज़ादी बड़े कॉरपोरेटर को भी दे दी गई है, जो इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि किसानों को बढ़ा हुआ दाम मिलेगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि कैसे। आप और हम सभी जानते हैं कि जब तक फसल किसान के पास रहती है तब तक उसका दाम गिरा रहता है। जैसे ही वह फसल व्यापारियों के पास पहुंचती है और भंडारण में जमा करते हैं तो फसलों के दाम जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है कि कॉरपोरेटर की जमाखोरी से किसानों को कैसे लाभ मिलेगा। क्या यही भी कहा जा सकता है कि धीरे धीरे छोटे व्यापारी और बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे और बाजार में केवल कुछ बड़े फर्म का एकाधिकार रह जाएगा, वही जो है किसानों से फसल खरीदेंगे। साइनाथ कहते हैं कि जिन कंपनियों का जन्म ही मुनाफा कमाने के लिए हुआ है, वो कृषि क्षेत्र में किसानों की सेवा कैसे करने क्यों आएंगे। अब बिहार में देखिए, अब ये तीनों बिल हो गए, अब बिहार में आप देखिए कि एपीएमसी एक्ट नहीं है। एपीएमसी एक्ट का मतलब ये है मंडी नहीं है, वहाँ पर मंडी व्यवस्था नहीं है, 2006 में ही इसे ख़त्म कर दिया। क्या बिहार में जो फर्म है, जो प्राइवेट लोग खरीद रहे हैं किसानों से, क्या वो लोग किसानों की सेवा कर रहे हैं? क्या बिहार के किसान को अपना मक्का जो है हरियाणा के किसानों को बेचना पड़ रहा है? यानी किसान को कोई लाभ हो ही नहीं रहा है। मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ कि बिहार में 1% किसानों को भी अपनी 1% फसल पर भी एमएसपी नहीं मिल रहा है। वजह है मंडियों का ना होना। यह कानून प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से दीर्घकाल में मंडियों को समाप्त करेगा।
छोटे व्यापारियों को ख़त्म करेगा, बड़ी कंपनियों का अधिकार स्थापित करेगा और इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसे अदालती रास्ता अपनाने का कोई प्रावधान नहीं है, यह बादलों में धान बोने के जैसा है। मतलब बहुत ही मुश्किल काम है कि आप इसे इम्प्लीमेंट करें और फिर जो है किसानों को फ़ायदा हो, किसानों को नुकसान ही होगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए ये पूरा पेपर मैंने आपको प्रेजेंट किया है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स जो है आपका, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो आप इसे देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।